नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्रा में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्रा में हर सप्ताह आपके लिए एक नया विषय लेकर हम आते हैं और आज भी एक नए विषय के साथ हम हाजिर हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे एफडी के अलावा आप कहां कहां निवेश कर सकते हैं एफडी को, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स हैं उसके जिसकी वजह से हम काफ़ी अहम मानते हैं और उसी वजह से सबसे ज़्यादा लोगों को यही लगता है कि जो सुरक्षित है वो एफडी है। लेकिन इसके अलावा आप अगर अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं, बचत से लेकर निवेश तक कई ऐसी और बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और उसी में से ये भी एक है कि एफडी के अलावा आप कहां कहां निवेश कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में करीब 2 से 3 ऐसे सवाल हैं जो हमारे जहन में आते हैं, जो आप भी इस वक्त सोच रहे होंगे कि एफडी के अलावा हम कहां निवेश कर सकते हैं और निवेश क्यों किया जाए, ये भी एक सवाल है। इस पर आज आपको हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जब हम बात करते हैं कि एफडी के अलावा हम कहां कहां निवेश करें, एकदम से यही लगता है कि आखिर क्या जो हम निवेश कर रहे हैं वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या वहां पे किसी तरह का रिस्क तो नहीं है। क्योंकि निवेश और बचत के बीच का जो अंतर है, सारी मेहनत हमारी उसी में रहती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि अब हमें निवेश करना है तो विकल्प के तौर पर सिर्फ एफडी ही नहीं, इसके अलावा भी कई और ऐसे विकल्प हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, करीब 2 से 3 सवाल हैं जो कि हमारे जहन में आते हैं, जो आप भी सोच रहे होंगे क्या वो सवाल हैं। पहले आइए इन पर नज़र डालते हैं। आपको बताएंगे कि क्योंकि जब हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं जो कि अपने आप में काफ़ी अहम है, और ऐसे में बचत से निवेश तक के लिए सिर्फ एफडी क्यों, क्या इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है या हमें इसकी जानकारी नहीं है। आज वही जानकारी आपको हम देंगे। एफडी के अलावा आप कहां कहां निवेश कर सकते हैं, यानी और क्या ऑप्शन हमारे पास हैं जब हम एफडी से आगे दूसरी जगह निवेश की बात करते हैं। तो और साथ ही एक और सवाल ये आता है, एफडी से ज़्यादा कहां हमें मिल सकता है फ़ायदा। रिटर्न की बात की जाए, कम जोखिम की बात की जाए, ये तमाम फ़ायदे हैं जो एफडी से मिलते हैं। क्या इसके अलावा कहीं और भी ये फ़ायदे जो हैं हमें मिलेंगे। और ऐसे में सबसे अहम है कि जो एफडी के फ़ायदे की जब हम बात कर रहे हैं, एफडी के क्या क्या फ़ायदे हैं और ये फ़ायदे हमें दूसरी जगह कहाँ मिल सकते हैं, उन फ़ायदों पर भी आइए एक बार नज़र डालते हैं जब एफडी के फ़ायदे की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि ना सिर्फ एफडी जो है वो हम देखते हैं कि कैसे एक सरल और सुरक्षित माध्यम है, इसके ज़रिए जो रिटर्न है वो एक तरीके से सुनिश्चित हम मान सकते हैं, स्थिर रहता है और निश्चित अवधि रहती है, यानी समय का हमें पता रहता है। और साथ ही साथ एक नियमित आय जो है वो इसके ज़रिए हमें मिलती है और साथ ही लोन की जो सुविधा है वो भी हम ले सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं एफडी के। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फ़ायदे आपको एक दूसरे विकल्प में भी मिल सकते हैं जो कि सरल हो, सुरक्षित हो, स्थिर रिटर्न आपको दे, नियमित आय आपकी आए। ये तमाम फ़ायदे हैं और वो विकल्प क्या हैं, आइए उस पर नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की अगर बात की जाए, साथ ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और नेशनल पेंशन स्कीम, ये पूरी तरीके से सुरक्षित विकल्प हैं। और साथ ही जब हम बात करते हैं थोड़ा सा अगर आप जोखिम लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करें, गोल्ड यानी सोने की अगर बात की जाए, लाइफ इंश्योरेंस, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। तो ये हमारे पास कुछ विकल्प हैं जिसके ज़रिए हमें ये इस बात का ध्यान देना होगा कि कैसे इनके ज़रिए हम अपना जो निवेश है उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि फिर चाहे एनपीएस की बात की जाए, पीपीएफ की हम बात करें, या म्यूचुअल फंड गोल्ड की बात की जाए, या लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए, इन सभी में हमें बचत हमारी होती है, लेकिन निवेश कितना सही है, सुरक्षित है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। और इसी पर आज आपको हम जानकारी देंगे कि एफडी के अलावा आप कहां कहां निवेश कर सकते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे भी आपका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी जुड़े हैं, सीईओ हैं वैल्यू सर्च के, और वंदना भारती जी हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं एसएमसी ग्लोबल से। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। धन्यवाद आपका। सबसे पहले धीरेन्द्र जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं कि हमें बचत से लेकर निवेश तक का जो सफ़र है, जब उसको कोई भी इंसान तय करता है तो बहुत सारे जोखिम होते हैं और कई ऐसे सवाल होते हैं, यही लगता है कि कहाँ हम निवेश करें। लेकिन एफडी में ज़ाहिर तौर पर कुछ फ़ायदे नज़र आते हैं, इसके अलावा कितना ज़रूरी है कि जो और विकल्प हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। नहीं, बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति के लिए लंबे समय का निवेश ही केवल इक्विटी हो सकता है या इक्विटी पे आश्रित हो सकता है या इक्विटी के पे पार्शियली भी डिपेंडेंट हो सकता है। और जो भी पैसा आपको कुछ दिनों में चाहिए, कुछ महीने में चाहिए या प्रेडिक्टेबल 1-2 साल में चाहिए, वो आपका इक्विटी से कुछ लेना-देना ही नहीं होना चाहिए। और जैसे जी। आप विकल्प की बात कर रहे थे, तो विकल्प तो केवल यही है कि आप इक्विटी में लगाइए या फिक्स्ड इनकम में लगाइए। फिक्स्ड इनकम के बहुत सारे कैटेगरीज़, भारत में एक बहुत बेहतरीन विकल्प है छोटी बचत योजना, ये जिसके आप चर्चा कर रहे थे। और जी। नेशनल पेंशन सिस्टम को मैं छोटी बचत योजना में नहीं जोड़ना चाहूंगा,
क्योंकि छोटी बचत योजना की जितनी स्कीम्स हैं, हुँ, वो हमारे यहाँ सबसे सुरक्षित, अगर हमारा देश रहेगा, अगर हमारे यहाँ सरकारें रहेंगी तो आपके लिए ये रिटर्न्स गारंटीड है। जी, आप भारत सरकार को ये पैसा दे रहे हैं, आप किसी बैंक को भी नहीं दे रहे हैं। हुँ, हमारे यहाँ तो इससे ज़्यादा सुरक्षित भारत में कोई और ये विकल्प सबको उपलब्ध है, जी, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस में मिलता है हुँ, और पोस्ट ऑफिस का विस्तार इतना ज़्यादा है कि भारत का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पे पोस्ट ऑफिस नहीं होगी। जी, तो ये एक ऐसा विकल्प है जो सबके पास उपलब्ध है, सबसे सुरक्षित है और यहाँ पे रिटर्न भी आज के दिन काफ़ी हैंडसम मिल रहा है, बाकी दूसरे फिक्स्ड इनकम की तुलना में। तो जैसा मैंने कहा कि आपके कम समय का पैसा कभी भी इक्विटी में नहीं होना चाहिए और ज़्यादा समय का पैसा हमेशा अधिकतर इक्विटी में होना चाहिए और इतना होना चाहिए जब जैसे आपकी धीरे-धीरे परिचय हो जाए। जी, क्योंकि इक्विटी काफ़ी खतरनाक है अगर आप कम समय के लिए लगाएँ हुँ, और इक्विटी का अगर आप और ये जो लाइफ इंश्योरेंस की आप बात कर रहे थे, मैं उसे निवेश का विकल्प मानता ही नहीं जी। हूँ। चलिए लोगों को बिल्कुल, लाइफ इंश्योरेंस ये ज़रूर लेना चाहिए, जी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को निवेश के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। जी, बिल्कुल और ऐसे में वंदना जी आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि ख़ास तौर से लोगों को लगता है गोल्ड जो है वो काफ़ी सुरक्षित है और ना जाने कितने ही समय से, लंबे समय से उसको काफ़ी सुरक्षित एक हम मान सकते हैं निवेश माना जाता है और आज के समय में जिस तरीके से हम देखते हैं ऑल टाइम हाई पर वो पहुँच रहा है, रिकॉर्ड स्तर बना रहा है। तो क्या ऐसे में एफडी के अलावा जो निवेशक है उसको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए? से हम लोगों ने अभी देखा है कि माहौल है और जभी भी ये 5000 साल पुराना निवेश है, सबसे बड़ी बात ये है। और जभी भी बुरा समय आया तब सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो परफ़ॉर्मेंस हुई है वो यहाँ पे सोने की हुई है। तो जी। चाहे वो वॉर हो, इन्फ्लेशन हो, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, हम लोगों ने गोल्ड को हमेशा ही यहाँ पे सँभलते हुए देखा और चमकते हुए देखा, ख़ासकर खराब समय में। तो हुँ, मुझे लग रहा है कि ये तो पोर्टफ़ोलियो के इंश्योरेंस की तरह काम करता है और हम लोगों ने हमेशा यही राय दी है कि एट लीस्ट 5 टू 10% आपका यहाँ पे गोल्ड में होना चाहिए। गोल्ड में बड़े विकल्प भी आ गए हैं। पहले तो था कि सिर्फ़ आप जेवर खरीद सकते हैं या सिक्के खरीद सकते हैं, बार्स खरीद सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे डिजिटल गोल्ड है, ई गोल्ड है, फिर आपको यहाँ पे ईटीएफ्स हैं। तो जी। मेरे ख्याल से गोल्ड में लगे रहना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है जिस करंट सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं, ये हुँ, बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है जब यहाँ पे टैरिफ वॉर है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है और यहाँ पे गोल्ड रिकॉर्ड हाई लगा रहा है। तो जी। मुझे लग रहा है कि बैलेंसिंग है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ है तो आपके पास इक्विटी है, आपको सेफ्टी चाहिए तो आपके पास एनपीएस है, हुँ, पोस्ट ऑफिस का स्कीम है, लॉन्ग टर्म आपको जाना है तो आपको सुकन्या स्कीम है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारा यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जी। गोल्ड को एटलीस्ट 5 टू 10% का जो एक वेटेज है, वो हुँ, दे के रखना चाहिए। और रही बात रिटर्न की, तो हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में देखा है कि इसने एट पार या कभी-कभी इसने निफ्टी के रिटर्न को भी बीट किया। तो मुझे जी। लग रहा है कि एक ऐसा एसेट जो यहाँ पे आपको सुरक्षित भी लग रहा है और बढ़िया बेटर रिटर्न भी दे रहा है, तो ऐसे एसेट में ज़रूर निवेश करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, अभी का जो ट्रेंड है वो तो शायद यही बात दोहरा ही रहा है कि किस तरीके से आप गोल्ड में भी अगर निवेश करते हैं, तो फ़ायदा आपको हो सकता है। लेकिन धीरेन जी अगर देखा जाए क्योंकि आम आदमी जो है जब वो एक एफडी क्रिएट करता है तो कहीं न कहीं उद्देश्य जो है वो अपने दिमाग में रखता है, अपने ज़हन में रखता है। लेकिन क्या जो दूसरे विकल्प हैं, अगर हम म्यूचुअल फंड की तरफ अगर जाना चाहते हैं, तो क्या वहाँ पे लंबी अवधि के लिहाज से हमें निवेश करना चाहिए? वहाँ इक्विटी से जुड़ा हुआ कोई भी निवेश वो लंबी अवधि के लिए ही करना चाहिए, हुँ, बल्कि कम अवधि के लिए करना आपके लिए रेसिपी है डिज़ास्टर का। जी। क्योंकि जब भी लोग कम समय के लिए आते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं और उनको फिर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है। हुँ, और वो सरप्राइज़ मिलने का कारण भी यही है कि लोग उत्साहित तब होते हैं जब रिटर्न बन चुका होता है। जी। जब आपको लगता है कि आपका पड़ोसी पैसा बना रहा है, आपका मित्र पैसा बना रहा है और आप छूट गए हैं और आप जल्दी से किसी बस की सवारी करना चाहते हैं हुँ, और बिना ये जाने हुए तो ये तो नियम है कि लंबे समय जो और लंबे समय को मैं डिफाइन करूंगा कि 5 साल तक जिस पैसे की जरूरत नहीं हो जी। और यहाँ पे कोशिश करना चाहिए कि शुरुआत में आप कभी भी एक साथ मत लगाएं हुँ। क्योंकि धीरेन जी लेकिन क्या जो आपकी ये जो साइकोलॉजी है सलाह है, एफडी के लिए भी हम मान सकते हैं? नहीं एफडी के लिए नहीं ये लागू नहीं होता है क्योंकि जी। बाजार रोज चढ़ता गिरता रहता है हुँ, एफडी केवल बढ़ता है हुँ, और लंबे समय में आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देता है कई बार एफडी में से मिला हुआ रिटर्न महंगाई को नहीं बीट कर पाता है तो जी। ये जो उतार चढ़ाव है वो केवल इक्विटी में दिखता है एफडी में अगर आप देर करते हैं धीरे धीरे लगाते हैं हुँ, तो और अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है लगाने को, तो आपका नुकसान हो रहा है। जी। हाँ, एफडी जैसा विकल्प आपके पास दूसरा है कि आपको बाज़ार से कुछ लेना-देना नहीं है, आपको बड़ी घबराहट होती है, आपका नींद उड़ जाता है।
वैसे व्यक्ति को रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहिए। जी। पैसा कभी नीचे नहीं जाएगा, आपको रिटर्न मिलेगा। ये समझिए कि फिक्स डिपॉजिट है आपके एसआईपी का। हम्म। यानी फिक्स डिपॉजिट तो आपको रखना ही रखना, उसके अलावा और जो विकल्प हैं उसकी तरफ भी आपको सोचना चाहिए। और खासतौर से वंदना जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना सिर्फ म्यूचुअल फंड में अगर कोई शुरुआत करना चाह रहा है, फिर चाहे उसको इंडेक्स फंड की जानकारी है या दूसरी जानकारी है, इसके अलावा कुछ लोगों का मानना ये भी होता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको भी एक बतौर निवेश के तौर पर वो देखते हैं। उनको लगता है कि बाद में इसके जरिए भी हमें अच्छा जो रिटर्न है वो मिल सकता है और लाइफ भी इंश्योर्ड रहती है। क्या इस तरह के जो विकल्प हैं उसको बतौर निवेशक हमें किस तरह से देखना होगा? मुझे लग रहा है कि ये एक एसेंशियल पार्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपके रिस्क को कवर कर रहा है, लाइफ रिस्क को कवर कर रहा है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको एक लमसम अमाउंट भी यहाँ पे मिल रहा है, और चिल्ड्रंस की जो नीड है वो भी यहाँ पे पूरी हो रही है, और एक टाइम पीरियड के लिए होता है। तो मेरे ख्याल से लाइफ इंश्योरेंस को एक पार्ट रखना चाहिए, और आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि अपने इनकम का 10 टाइम्स जो है इतने आप इंश्योर्ड यहाँ पे होने चाहिए। आपके बाद की जो लाइफ होती है जी। उसकी जो मतलब उसके जो रिस्क है हम्म। उसको कवर करने के लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना काफी जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी परिवार पे बहुत ज्यादा आ जाती है, चाहे वो पढ़ाई की हो, शादी की हो, स्टैब्लिशमेंट की हो, बिजनेस की हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक अहम चीज है। और काफी सारे इसमें होते हैं, मतलब इक्विटी लिंक्ड होते हैं, काफी सारा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे होता है, डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा है, जी। और एज से रिलेटेड यहाँ पे प्रीमियम भी आते हैं। तो मेरे ख्याल से अर्ली एज में यहाँ पे शुरुआत करनी चाहिए, तो हम्म। लो प्रीमियम से आपकी शुरुआत अच्छे तरीके से हो जाती है। जी, बिल्कुल। और लो प्रीमियम यानी जब हम कम अमाउंट की बात कर रहे हैं, धीरेन जी, इसमें एक सवाल ये भी है कि जैसा आपने अभी आरडी का ज़िक्र किया, कई ऐसे लोग जी। हैं जो कि आरडी ज़्यादा करते हैं, एफडी में उनका कहना है कि एफडी हमें नहीं करनी, हमारा आरडी के लिए ठीक है। लेकिन आरडी और एसआईपी अगर देखा जाए तो क्या एक तरीके का हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो इसके ज़रिए बनता हुआ नज़र आता है? जी हाँ, रिकरिंग डिपॉजिट या एसआईपी आपके डिसिप्लिन को इन्फोर्स करता है, पेशेंस को इन्फोर्स करता है। और आरडी और एफडी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको छोटी रकम से एक पूंजी इकट्ठा करना है तो रिकरिंग डिपॉजिट कीजिए, क्योंकि आपके पास पूंजी है ही नहीं। जी। और जब वो पूंजी बड़ी हो जाए, जब आपके पास छोटी रकम से एक बड़ी रकम इकट्ठा हो जाए, ये आपके लिए बचत का जरिया है। हुँ। और जब आपके पास पूंजी हो जाए तब आप एक फिक्स डिपॉजिट कर पाते हैं, क्योंकि वो एक एक खास अवधि के लिए आपके पास उपलब्ध है। आप उससे कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। उस पैसे पे आपकी ज़रूरत एक बहुत ज़रूरी गोल उस पे निर्भर करता है, इसलिए आपको डिपॉजिट करना चाहिए। हुँ। तो रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट का रोल आपकी ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल अलग है। जी, तो यानी हम मान सकते हैं कि जो भूमिका है अलग-अलग विकल्पों की, वो सबकी अलग-अलग है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आपको एफडी के अलावा और कहाँ आप निवेश कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एफडी में निवेश नहीं करना है। एफडी में भी आपको निवेश करना है, लेकिन उसके अलावा जो और विकल्प हैं, फिर चाहे म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं या पीपीएफ की हम बात कर रहे हैं, एनपीएस की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस बारे में आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्रा में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं एफडी के अलावा और कहां-कहां आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जो निवेशक हैं जानकारी उनको नहीं होती और वही जानकारी मनी मंत्रा में लगातार आपको हम दे रहे हैं। हमारे साथ धीरेन जी और वंदना जी लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि आपकी हम कह सकते हैं जानकारी को लगातार बढ़ा भी रहे हैं। यहाँ वंदना जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जब जब हम निवेश को देखते हैं तो खासतौर से अब जो एक ट्रेंड आया है उसमें हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं वो भी अब फिर चाहे म्यूचुअल फंड की बात की जाए या जो दूसरे विकल्प हैं उस तरफ उनका रुझान नज़र आता है। एफडी भी है, क्योंकि आमतौर पर हम यही देखते थे कि जो पैसा हमारा बैंक में रहता था, इकट्ठा होता था, उसको हम एफडी में तब्दील करा लेते थे। लेकिन अब शायद वो एक जागरूकता आ रही है कि इसके ज़रिए हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और उसी वजह से जो अन्य विकल्प हैं उसकी तरफ भी जो निवेशक हैं बढ़ते हुए नज़र आते हैं। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही, और आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि अब महिलाएं पहले वो सेविंग्स के लिए जानी जाती थी। तो क्या होता था कि वो जब भी घर में ज़रूरत होता था तो वो सेविंग्स निकाल के देती थी कि हमारे पास भी कुछ पैसे हैं।
फिर उनका सबसे बड़ा जो एक एवेन्यू होता था वो होता था सोना। वो सोने में डालती थी। लेकिन अब जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ रही है और इसमें डिजिटलाइज़ेशन है, इंटरनेट रिवॉल्यूशन है, सब कुछ है, यूट्यूब से वो बड़ी अवेयर हो रही हैं। अब जैसे मैं ब्रोकिंग फर्म में हूँ तो काफ़ी सारी महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो रहा है, इनफैक्ट फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स में हो रहा है। जी। तो वो ज़्यादा एसआईपी में काफ़ी ज़्यादा वो इंटरेस्टेड हैं और वो बोलती हैं कि हमारा इतना इनकम है, इतनी हम यहाँ पे सेविंग्स कर रहे हैं, हुँ। तो आप हमें अब सेविंग्स का बताइए कि किस-किस म्यूचुअल फंड्स में लगाएँ या हम कहाँ यहाँ पे निवेश करें। तो जी। मेरे ख्याल से एसआईपी उनके लिए बहुत बढ़िया ज़रिया है, चाहे वो गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ में लगाएँ या फिर वो लार्ज कैप में लगाएँ, ब्लू चिप्स में लगाएँ। तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स में लगाना उनके लिए बहुत सही यहाँ पे रहेगा और जी। ऐसे टाइम में वो महिलाएँ आगे उभर के आ रही हैं, जब हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी ही ग्रो कर रहा है हुँ। और आने वाले समय में काफ़ी बढ़िया हम डिकेड्स देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो मैं उन्हें डिसिप्लिन की सलाह दूँगी, क्योंकि जैसा धीरेन जी ने भी बोला, मैं यहाँ पे बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि ये जो एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स होता है, वो मार्केट लिंक परफ़ॉर्म करती हैं और जैसे-जैसे मार्केट में करेक्शन आएगा, वो नीचे आएँगे फंड्स और अभी जैसे-जैसे मार्केट का परफॉर्मेंस होगा फंड्स बढ़ेगा। जैसे कि जी। अभी एसआईपी का नंबर्स कम हो गया है। हुँ। तो मेरे ख्याल से वो एक डिसिप्लिन रख सकती हैं। एफडी में उनको मान लीजिए 5%, 7%, 7.5% मिलता है। हुँ। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने साल 2 साल के लिए यहाँ पे 2 साल में एसआईपी किया और उन्हें 20% का 25% का रिटर्न आ रहा है। जी। उन्होंने इस पैसे की ज़रूरत है तो 25% से डिसिप्लिन्ड वे में वो यहाँ पे एग्ज़िट भी कर सकती हैं जी। और उसके हिसाब से वो अपना निवेश करें और प्लान करें कि कितना उनका ड्यूरेशन है हुँ। और कितना उसका टारगेट्स है। तो जी। मेरे ख्याल से फिर ऐसे में इक्विटी मार्केट की जो उलझन होती है वो क्रैश होना या ऊपर जाना, वहाँ पे वो सँभाल सकती है। और दूसरी चीज़ है कि जभी भी मार्केट में क्रैश आए, तो हुँ। इंडियन इकोनॉमी अभी बहुत प्रॉमिसिंग है। हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि हम बाहर की मार्केट से बिल्कुल अलग हैं, हम पे जी। कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कम इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से करेक्शंस पे वो एसआईपी करे तो मेरे ख्याल से 2 साल 3 साल में उन्हें बढ़िया निवेश का बढ़िया जी। मतलब वो मिलेगा, रिटर्न मिल सकता है। जी, बिल्कुल। लेकिन धीरेन जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपका अनुभव क्या कहता है? इतना लंबे अरसे से आप इस पूरे क्षेत्र को देख रहे हैं, जो निवेशक हैं, उनके बारे में भी इतनी जानकारी आप रखते हैं। क्या अब जो निवेशक है, उसकी जोखिम लेने की क्षमता बढ़ गई है, मार्केट की कंडीशन को देखते हुए? क्योंकि हमें लगता है कि बेहतर रिटर्न मिल रहा है, इसलिए अब शायद रिस्क लिया जा सकता है? बेहतर रिटर्न की वजह से बहुत सारे निवेशक आकर्षित होते हैं, जी। लेकिन निवेशकों के बड़े तादाद में आने का कारण 2-3 है। एक हुँ। कि महँगाई बढ़ी है और उस हिसाब से फिक्स्ड इनकम का रिटर्न बढ़ा नहीं। हुँ। महँगाई बढ़ी है और आपकी महँगाई बिल्कुल अलग तरीके से बढ़ी है। आपको लग रहा होगा कि महँगाई 6-7% से बढ़ रही है, जी। पर आप देख रहे होंगे कि आपके मकान का खर्चा, आपके किराया और बाकी हुँ। जो चीज़ें हैं, तेल का दाम, जो हर एक आम व्यक्ति जो खर्च करता है, उसकी महँगाई ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रही हुँ। है। दूसरा, निवेश करना आसान हुआ है। आप 15 मिनट में, अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है, अगर आपके पास आधार कार्ड है और अगर जी। आपके पास एक ऑनलाइन बैंक अकाउंट का एक्सेस है, तो आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। तीसरा कि बाज़ार भी बहुत ही सही उपयोगी रहा है, फ़ेवरेबल रहा है हुँ। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। पिछले 4-5 साल से लोगों का पैसा अच्छा खासा रिटर्न मिला है जी। और लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री करीब 30 साल पुरानी है और जो 30 साल में जितने निवेशक आए थे, उतने ही निवेशक पिछले 3-4 साल में भी आए हैं। जी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ग्रोथ का रफ्तार कितना है। भले ही वो रकम नहीं उतना लगाया हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शुरुआत की, तो शुरुआत जी। करना आसान हो गया है। हुँ। और जब छोटी रकम से एक बड़ी पूंजी हो जाती है, तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि बाजार में घबराहट है और लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ नहीं है। जी। अगर आप रियल नंबर देखेंगे, हुँ। मैंने आज तक किसी व्यक्ति को देखा ही नहीं जिसने 5 साल तक एसआईपी किया हो और उसको नुकसान हुआ हो। जी। ये जो लोगों का एक्सपीरियंस है हुँ। म्यूचुअल फंड में और इक्विटी फंड में और किसी खराब फंड में भी अगर आप लगा करके 5 साल लगाते हैं, तो जी। आप मार्केट को बीट कर पाते हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर जी। आप रेगुलर हैं, तो कोई घटिया फंड मैनेजर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जी। लेकिन वंदना जी, ये जो विश्वास है, क्योंकि एफडी को लेकर कहीं न कहीं जो निवेशक हैं या उपभोक्ता होते हैं, उनका एक विश्वास रहता है कि हमने अपने बैंक में एफडी कर दी है। लेकिन क्या वही विश्वास जो है वो म्यूचुअल फंड की अगर हम बात कर रहे हैं, या जैसे अभी धीरेन जी ने कहा कि किसी म्यूचुअल फंड में जब चाहे इंडेक्स फंड से शुरुआत कर रहे हैं या दूसरे फंड से शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या वहाँ वो विश्वास की अभी कमी है या जागरूकता की कमी आपको लगती है? जागरूकता तो धीरे-धीरे बढ़ रही है और सेबी में यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी अभी जैसे अभी एड्स ही आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है। लेकिन
म्यूचुअल फंड्स एफडी में हम मान के चलते हैं कि हमारा पैसा अब 8 साल के लिए 9 साल के अंदर है, हमें कुछ नहीं करना है। जी। लेकिन म्यूचुअल फंड आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि आपको लग रहा है कि यहाँ से बाजार गिरेगा तो लोग पहले यहाँ से पैसा निकाल दे। तो हम इसे अनसर्टेनिटी के अलावा हम ये भी मान सकते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना चाहते हैं और उन्हें पता है, वो वेल रिसर्च्ड है, उन्हें पता है कि मार्केट में भी और क्रैश आना है, तो वो वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। और आप बिलीव करिए, जैसा धीरेन्द्र जी भी बता रहे थे कि बड़े एग्रेसिवली लोग आ रहे हैं। जी। जितने लोग अभी म्यूचुअल फंड्स में अभी श्रिंक हुआ है म्यूचुअल फंड्स अकाउंट एसआईपी का, मेरे ख्याल से बहुत लोग तैयार बैठे हैं कि ठीक है निफ्टी इतना गिर जाएगा, ये बाजार इतना गिर जाएगा, तो हम अपने लमसम अमाउंट को यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक विश्वास की भी कमी हो सकती है, यहाँ पे एक पार्ट है वो, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट ये भी है कि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी लगती है कि हमारे हाथ में है, हम मतलब हमारा लॉक इन पीरियड नहीं है, हमें यहाँ से हम मतलब विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो मनी को विड्रॉ भी कर रहे हैं और फिर उसे री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों का कॉम्बिनेशन। जी बिल्कुल, लेकिन इसी कॉम्बिनेशन में धीरेन्द्र जी, अगर कोई निवेशक निवेश करना चाहता है और अपना फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी का भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहा है, इसके अलावा किस तरीके से कंपेयर हम कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि पहले जानकारी हम ले लें, पहले उसका आकलन हम कर लें, जिस भी फंड में अगर हम निवेश करने जा रहे हैं, कैसे क्या कुछ मानक हैं जिसके आधार पर एक निवेशक जो कि पहले एफडी में भी निवेश करता था लेकिन अब वो चाहता है दूसरी जगह निवेश करे, किस तरीके से वो आकलन कर सकता है? जी हाँ, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जिसने अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया है, जी, जिस व्यक्ति ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया है, अगर आपके ऊपर कुछ लोग फाइनेंशियली निर्भर हैं तो आपने लाइफ इंश्योरेंस भी करा लिया है, उसको म्यूचुअल फंड में निश्चिंतता से निवेश करना चाहिए, बल्कि गिरे हुए बाजार में जरूर करना चाहिए। और इसको रोज रोज नहीं देखना चाहिए। आप निवेश कर रहे हैं, आप ट्रेडर नहीं, आप कमाते हैं, बचाते हैं, हर महीने लगाते हैं, और शुरुआत में आप 5 साल तक लगाइए और उसका वैल्यू मत देखिए। जी, आपको ये जो कंपाउंडिंग का जादू है और ये जो 6-7% से का रिटर्न आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलेगा, जिस पे आपको टैक्स भी लग जाएगा जी, और यहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो टैक्स डिफर्ड है। यहाँ पे कोई आपको टैक्स नहीं लगता है। जब तक आप मुनाफा कमाते हैं, केवल आपके मुनाफे पे टैक्स लगता है, एक तो ये है। और जब तक आप मुनाफा रियलाइज नहीं करते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो लोगों को ज्यादा कुछ सोच विचार किए बगैर एसआईपी की शुरुआत करनी चाहिए, किसी अच्छे इक्विटी फंड में करना चाहिए जी, और 5 साल तक नहीं देखना चाहिए। और ये आपके लिए और मेरी सलाह होगी कि एसआईपी के बजाय आप लोग अक्सर मैं देखता हूँ कि 5,000, 10,000, 15,000 रुपए का एसआईपी शुरू कर देते हैं, काफी दिन तक चलाते भी हैं, कभी जरूरत हुई तो थोड़ा बहुत निकालते भी हैं जी। लेकिन आपकी आमदनी जो बढ़ती है और आपका बचत बढ़ता है, तो आपको कुछ एसआईपी स्टेप अप एसआईपी का कोशिश करना चाहिए, हर साल उसको बढ़ाना चाहिए जी, क्योंकि आपकी आमदनी हमारी जो बचत हुई है उसमें हमारी निवेश की जो हिस्सेदारी है उसको हमें लगातार बढ़ाना चाहिए। और यहाँ वंदना जी, आखिरी सवाल आपसे भी जानना चाहूँगा, कितना परसेंटेज आपको लगता है कि अगर हम फिक्स डिपॉजिट में रख रहे हैं और जो दूसरे विकल्प हैं, कितना हमें रखना चाहिए जिससे हमें अच्छी आय मिले? मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हमारा होम लोन भी होता है बहुत लोगों का, वो भी दे रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि एसआईपी में एटलीस्ट आपको अपना जितना भी सेविंग है और जिस तरीके की हमारी इकोनॉमी है और जिस तरीके से करेक्शन आ रहा है, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 20-25% यहाँ पे आपको लगाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम लोगों ने सही में यहाँ पे कोई नेगेटिव रिटर्न आता हुआ नहीं देखा है। और यही समय है, सही समय है कि आप यहाँ पे रिस्क लीजिए और एसआईपी में एटलीस्ट 20-25% आप लगाइए। और हर महीने लगा रहे हैं तो इनफैक्ट मार्केट गिर भी रही है तो आपकी एवरेजिंग हो रही है और आपको रिटर्न्स यहाँ पे ओवरऑल अच्छे मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 20-25% एटलीस्ट यहाँ पे एसआईपी में सेविंग्स का आपको लगा के चलना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, आप दोनों ने तो बता दिया कि किस तरीके से बेहतर निवेश जो है वो हो सकता है, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे थे, उम्मीद करते हैं कि वो उनको काफ़ी जानकारी आज के इस कार्यक्रम से मिली होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक की तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जाना आपने किस तरह के विकल्प आपके पास हैं एफडी के अलावा भी, जहां पे आप निवेश कर सकते हैं, जहां आपको एफडी के बराबर ही या उससे ज़्यादा जो बेहतर रिटर्न है वो मिल सकता है, और भी सुविधा मिलती हैं। फिर चाहे फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करते हैं, लोन की बात करते हैं, या खासतौर से हम कहते हैं कि एक निश्चित अवधि जो है वो भी यहाँ पर है। आवश्यकता है तो सिर्फ उसको जानने की, और तमाम जानकारी जब आपके पास होगी तो आप भी जो दूसरे विकल्प हैं उनमें निवेश कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। और जो बचत से लेके निवेश तक का आपका पूरा समय है वो आपको और भी ज़्यादा दोगुना फ़ायदा जो है वो देता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल आज के लिए मनी मंत्रा में बस इतना ही, लेकिन लगातार हमारी जो ईमेल आईडी है वो आपने नोट की होगी, moneymantra
dd.news@gmail.com, जिस पर आप अपना जो सवाल है भेज सकते हैं। आपके सवालों को भी हम शामिल करेंगे। आज के लिए बस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।